तो जी हाँ, तमाम अहम खबरें जो हेडलाइंस के रूप में आपने देखी और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार जो है वो शपथ ले ली है और तमाम जो है उनके कार्यकाल पर नजरें रहेंगी। इस खबर पर भी हम आगे अपडेट देंगे, मगर सबसे पहले चूंकि ये शो आपका शो है तो अपने सवाल ज़रूर हम तक पहुंचाइए। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपके नंबर, आपके स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है 9167329108, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके या फिर मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो, हमें अपने सवाल भेजिए। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं ET Now स्वदेश, इस हैंडल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यहाँ पर फॉलो कीजिए और अपने सवाल हमें ड्रॉप कीजिए। यूट्यूब पर यो स्टॉक्स ये शो लाइव आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, तो लाइव शो देखते वक्त भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। तो इन सब के बीच में आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन बाजार का एक ब्यौरा अपने दर्शकों को ज़रूर दे देता हूँ। निफ्टी देखिए, लगभग 90 अंकों की तेजी, यहाँ पर 26,150 के पास। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो हरे निशान में लौटा है बैंक निफ्टी, 59,236 का स्तर फिलहाल बैंक निफ्टी में। ब्रॉडर मार्केट को भी अपने रडार पर एक बार लेकर आते हैं तो मिड कैप में देखिए हरे निशान में कारोबार हो रहा है, आधे % से थोड़े कम की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 61,138 का लेवल इस वक्त और लगभग 200 अंकों की तेजी। वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो एक वक्त पे आधा % तक मजबूत था, लेकिन फिलहाल वो मजबूती थोड़ी हल्की होती हुई और 18,150 के पास इस वक्त निफ्टी स्मॉल कैप, लगभग 65 अंकों की तेजी हम देख पा रहे हैं। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आएंगे। आयशर मोटर्स निफ्टी का टॉप गेनर और यहां पर लगभग 3% की तेजी हम देख पा रहे हैं। टेक महिंद्रा 1.5% मजबूत है। बजाज फिनसर्व में 1.25% से ज्यादा का उछाल, बजाज फाइनेंस में भी 1.25% का उछाल देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक 1% तक मजबूत होता हुआ। बात करें अगर लूजर्स की तो एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप लूजर आज है और 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर हम देख पा रहे हैं। HDFC लाइफ आधा % से ज्यादा यहां पर दबाव। मैक्स हेल्थ लगभग आधा % मजबूत। मारुति सुजुकी HCL टेक में भी आधा % तक की जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये दबाव वाले शेयर्स हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा बेहतर है कल के मुकाबले। 1512 शेयर ऐसे हैं मार्केट ब्रेथ में जो कि आज हरे निशान में हैं और 1294 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हरीश जी, बाजार कहीं न कहीं ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ और बैंक निफ्टी जो लाल निशान में वो भी अब हरे निशान में आता हुआ, कहीं ना कहीं बाजार से जो संकेत हैं वो एक अलग स्तर पर पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक ऑप्टिमिज्म को भी दर्शाता है बाजार के। वेरी गुड मॉर्निंग। अगर बिल्कुल जैसे आपने सही बताया कि मार्केट में एक तेजी का मोमेंटम तो है, लेकिन इंडेक्स में देखा जाए तो स्पेशली देखा जाए तो निफ्टी जो प्री अक्टूबर के हाई थे 26,100 के आसपास, वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है आज के इंटरडे सेशन में। लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा जा रहा है इंडेक्स में। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल बिल्कुल देखने मिल सकता है, जो कि 26,277 का था। तो मुझे लग रहा है कि उसके तक मुझे बाउंस करने की ज्यादा उम्मीद लग रही है निफ्टी में। वही चीज बैंक निफ्टी की भी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट दिया था, उसके चलते मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा तेजी देखने मिल सकता है। हो सकता है कि जल्दी मुझे लग रहा है कि 60,000 का लेवल पे देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल दोनों ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तेजी का ही है, तो बाय ऑन रिस्क का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं जहां पे थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई दे रहा है मिड कैप अभी तक, तो मिड कैप स्टॉक्स अभी तक आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगाड़ से। तो हो सकता है कि वहां पे मुझे लग रहा है कि जल्दी वहां पे भी रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही है रहेगा। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स का बाजार यहाँ पर हरीश जी को लगता हुआ और बाजार में अच्छी खासी रिकवरी भी आ चुकी है। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं और पहले लाइव कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मण जी, बताइए आज कौन सा सवाल है आपका? मैंने ना 3-4 शेयर ले रहे हैं, अभी रिसेंटली लिए थे। एक सुमितोमो केमिकल ले रखा है मैंने, तो 2 बार लिया, एवरेज भी किया था। एक बार लिया 50 शेयर 525 के हिसाब से, फिर डाउन हो गया था, फिर मैंने 479 में 50 शेयर फिर ले लिए। ओके, तो आपका एवरेज प्राइस कितना है इस पे? एवरेज 502 है अभी। ओके, 502 का एवरेज प्राइस। क्योंकि मैं इसको रीड भी कर रहा था, मतलब फॉलो कर रहा था कम से कम 1 साल पहले से, तो मेरे को लगा कि इसमें कुछ दम तो है करके। फिर मैंने
अभी ले लिया, अभी डाउन चल रहा है, मैं कम से कम मेरे ख्याल से 460 के लगभग ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा होगा। और कौन कौन से स्टॉक ठीक है आपके पास? और एक इमामी ले रखा है 50 शेयर 540 के हिसाब से, और विप्रो है 50 शेयर 242 के रेट के हिसाब से। अभी रिसेंटली लिए 3 शेयर, तो एक डेढ़ महीने के पहले से ले रखे हैं। बिल्कुल, आपके खरीद भाव से तीनों ही शेयर्स नीचे हैं। वैसे शेयर बहुत हैं, हुडको है मेरे पास 268 का 35 शेयर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहले 3 शेयरों पर आपकी राय दिलवा देते हैं लक्ष्मण जी। तो हरीश जी बताइए, तीनों ही शेयर इमामी, विप्रो और सुमितो केमिकल है इनके पास, और तीनों ही शेयर जो हैं वो अभी डाउन ट्रेंड के साथ कामकाज कर रहे हैं। विप्रो पर यहाँ पर इनकी जो खरीदारी है वो 242 के लेवल की है और 50 स्टॉक है। हालांकि विप्रो में जो आज तेजी है थोड़ी सी, बट लेकिन क्या किया जाए, इनके जो 2 शेयर्स हैं वो थोड़ा कमजोर है। बिल्कुल, अगर देखा जाए पहले डिस्कस करते हैं सुमितो में। अगर देखा जाए तो सुमितो में लगातार मेजरली केमिकल स्टॉक्स में लगातार एक बिकवाली देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि उसमें से सुमितो में भी सेम ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। तो कंटिन्यूस अगर देखा जाए तो लास्ट अगस्त महीने से लेके अगस्त में ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन स्टॉक टिक नहीं पाया 660 के अराउंड। तो वहां से लगातार एक डाउन ट्रेंड है। तो अभी स्टॉक प्राइस के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट के पास है, जो कि अप्रैल के लोस थे इस साल के, जो कि 440 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि इसके आसपास मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा माइनर बाउंस देखने मिल सकता है अगर 440 का लेवल होल्ड कर पाता है तो जिस तरीके से एक कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिल रहा है, थोड़ा इंडिकेटर्स भी ओवरसोल्ड दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से एक माइनर बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 460 480 तक के, और उसके ऊपर निकल जाते हैं 500 तक। लेकिन अभी तक मेजर ट्रेंड, अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो भी है बाउंस ही देखने मिल सकता है फिलहाल के लिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 440 का इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 440 के नीचे क्लोजिंग देता है एटलीस्ट 1 वीक का, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। और दूसरा स्टॉक है इमामी। अगर इमामी में भी देखा है तो एक स्टॉक जो है क्लियरली अंडर परफॉर्मर रहा है, जो प्रीवियस सपोर्ट्स के आसपास अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है 500 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि 500 के आसपास एक इमीडिएट स्टॉक सपोर्ट है, जो कि साइकोलॉजिकल भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी तो 500 का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। 500 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डीप सेल ऑफ भी देखने मिल सकता है इमामी में। कहीं ना कहीं विप्रो में अगर बात करते हैं, बिल्कुल आईटी सेगमेंट में देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। विप्रो में देखा है तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है यहाँ पे 235 के आसपास। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जल्दी एक पैटर्न का ब्रेकआउट दे सकता है, ट्रायंगल पैटर्न का। अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट देता है तो मुझे लग रहा है कि 260 और 265 लेवल्स के ऊपर के वो देखने मिल सकता है। इन तीनों स्टॉक में मुझे लग रहा है कि विप्रो बहुत अभी भी अच्छे लेवल्स पे है, इनको बने रहना चाहिए विप्रो में। तो यहाँ पर आपको एक बेहतर नजरिया आपके तमाम स्टॉक्स पे। निकेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। निकेश नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, जिंतूर महाराष्ट्र। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? ओला के शेयर लिए वाले 1000 सर 45 रुपए 75 पैसे से, तो कैसा रखना है या कर देना है? चलिए, अच्छी बात है कि आपने 45 रुपए पे ख़रीदा हुआ है, और मतलब ये भाव आमतौर पे ओला इलेक्ट्रिक में लोगों को ख़रीदने के भाव ऐसे कम नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोग ऊपरी स्तरों पर भी फंसे हुए हैं। तो हरीश जी बताइए, इंटरेस्टिंग बाइंग है, 45 रुपीज़ के आसपास इनकी खरीदारी है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक का 42 के आसपास चल रहा है। हमें बताइए क्या रणनीति रखी जाए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपने सही बताया कि इनका जो है बाइंग अभी भी ज़्यादा नुकसान में नहीं है। हाँ, थोड़ा हल्का सा नुकसान है, लेकिन जो लेवल से इनके थोड़ा अट्रैक्टिव लेवल से, लेकिन जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म में एक रनअप रैली देखने में मिल रहा था, स्टॉक प्राइस ऊपर टिक नहीं पाया, वहां से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ के चलते स्टॉक में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं मिसिंग है। निफ्टी इंडेक्स, अगर मार्केट्स की बात करते हैं, ऑटो इंडेक्स में भी देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मर रह चुका है। तो इनके लेवल्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 39 के आसपास जो प्रीवियस स्विंग लोस थे उसी का सपोर्ट है। 39 के स्टॉक के साथ इनको बने रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए। 39 के नीचे मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश डाउन ट्रेंड के लिए ओपन अप हो जाएगा स्टॉक प्राइस, तो फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है। तो 39 के स्टॉक के साथ, स्टिक स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। अगर ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि बाउंस मिलता है तो 45 से लेके 50 के आसपास में, 48 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे इनको एग्जिट भी करने के लिए कोशिश कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक। बिल्कुल, तो ओला इलेक्ट्रिक पर ये सलाह जो है हरीश जी की तरफ से आती हुई। लेकिन अगले लाइव कॉलर नवीन हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून नवीन, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? हाँ जी नमस्कार, मेरे पास बजाज हाउसिंग के 650 शेयर हैं एट द प्राइस ऑफ 138।
ओके, बजाज हाउसिंग के आपके पास 138 के भाव से शेयर्स है 650। जी। अभी जो है ये बजाज हाउस जी। और एक मेरे पास JSW सीमेंट है 198 शेयर एट द रेट ऑफ 152। बिल्कुल, काफ़ी ऊपरी स्तर पर दोनों ही शेयर्स खरीदे हैं आपने। बजाज हाउसिंग भी आपने उसके ऑल टाइम हाई के आसपास ही लिया है, क्योंकि जब इसका IPO आया था उसके बाद बहुत अच्छा खासा चला था लिस्टिंग के बाद, लेकिन वहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है इसमें। हरीश जी, दोनों शेयर्स जो है इनके नुकसान में है, इनके लिए क्या रणनीति होगी आपकी? ठीक है, पहले तो डिस्कस करेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रिसेंट लिस्टिंग के बाद हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में, लेकिन इनका जो खरीदारी है ज़्यादा ऊपर के लेवल के नहीं है, लेकिन ठीक अभी भी नुकसान में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस 100 के आसपास, 102 से 100 के आसपास एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके चलते ओसी के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जिस तरीके से फाइनेंशियल्स में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हाउसिंग फाइनेंस में भी देखने मिल सकता है। उस टाइम पे स्टॉक में एक मोमेंटम देखने मिल सकता है ऊपर की ओर। तो फिलहाल के लिए इनको बने रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन में है और 100 का जो 105 और 100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेके मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है, तो इनको 100 के स्टॉक के साथ ही इनको बने रह सकते हैं कुछ टाइम पर। इसलिए मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें भी विशाल देखने मिल सकता है फाइनेंशियल स्टॉक्स के साथ। और JSW सीमेंट की बात करते हैं, देखिए लिस्टिंग के बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे मेरे पास एडवाइस देने के लिए कुछ प्रॉपर चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक लिमिटेड डेटा पॉइंट्स है, तो उसके चलते इसमें मैं एडवाइस नहीं दे पाऊंगा इस स्टॉक में। तो एक तरह से लिमिटेड जो है वो डेटा होने की वजह से आपके दूसरे स्टॉक पर राय नहीं दे पाने में सक्षम है हरीश। लेकिन इन सब के बीच में ज़रा कुछ अहम मार्केट ट्रेंड्स को भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बायोकॉन को रडार पर लेकर आएंगे। बायोकॉन के शेयर में आज करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम बताने के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक का बताएं, दिग्गज स्टॉक है लेकिन पिटाई भी बहुत ही नजर आ रही है, आखिर वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि सिटी ने बायोकॉन के शेयर को डबल डाउनग्रेड किया है और पहले जो बाय की रेटिंग थी उसको घटा के कर दिया है सीधे सेल, और जो टारगेट प्राइस है उसको भी उन्होंने कट किया है। टारगेट पहले था 430 रुपए का और उसको घटाकर उन्होंने कर दिया है 360 रुपए का। लगभग 360 रुपए के लेवल से ही शेयर ने चलने की शुरुआत की थी और हमने देखा था कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर गया था, लेकिन सिटी ने अब ये जो डाउनग्रेड किया उसके चलते शेयर में गिरावट हम देख रहे हैं। और डाउनग्रेड की वजह यह है, सिटी का ये कहना है कि जो शेयर के जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़े से महंगे दिखाई दे रहे हैं, और जो एक साल का जो फॉरवर्ड पी है, प्राइस टू इक्विटी जो रेशियो है, वो 5 साल की औसत के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। और यही नहीं, बायोसिमिलर कारोबार के लिए जो टारगेट मल्टीपल है इसमें भी सिटी ने कटौती की है। टारगेट मल्टीपल पहले 20 टाइम्स एबिटा था, उसको घटा के अब कर दिया इन्होंने 14 टाइम्स एबिटा, तो इसमें कटौती की है। जेनरिक जो कारोबार है उसके लिए भी टारगेट मल्टीपल में उन्होंने कटौती की है, और मार्जिन अब घटने की आशंका यहां से बढ़ गई है सिटी के, इसके चलते ये प्रेशर आ रहा है। सिटी का ये कहना है कि मार्केट डायनेमिक्स कमजोर है फिलहाल बायोकॉन के लिए, और यूएसएफडीए के रेगुलेशंस में जो नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके चलते भी थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस इनके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिटी ने यह भी ऐड किया है कि जो बायोसिमिलर R&D है और जो एग्जीक्यूशन है, इस मामले में अभी भी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है बायोकॉन, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से हीट अप हो गए थे, उसके चलते उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है और शेयर के टारगेट प्राइस भी कट किए हैं। बायोकॉन के शेयर में हमने डिसेंट रनअप देखा था, अच्छे तरीके से ये चला था। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा देखेंगे तो यही 100 रुपए के आसपास की रेंज भी थी शेयर के लिए, लेकिन आज तो 4% कमजोर है। लेकिन आप 1 महीना, 6 महीना, साल भर देखेंगे तो शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। महीने भर में करीब 8%, अभी भी ये शेयर ऊपर है। 6 महीने में करीब 18-19% के आसपास के, और 1 साल की बात करें तो 21-22% के आसपास की कमाई करा के बायोकॉन के शेयर ने दी है। तो चाल अच्छी रही है, कोई बड़े चैलेंजेस नहीं है, लेकिन यह है कि मार्जिन को लेकर थोड़ी सी आशंकाएं हैं और वैल्यूएशन थोड़े फ्रॉथी हो रहे थे, तो ये डिसीजन लिया है सिटी ने, और इसके चलते निवेशक थोड़े से परेशान हैं और आज शेयर से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए। और
हरीश जी, मैं आपके पास आऊँगा। जैसा अभिषेक कह भी रहे थे कि मतलब आज जो है वो सिटी के डबल डाउनग्रेड से ज़रूर स्टॉक में दबाव है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी स्टॉक रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसके चार्ट को देखें 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, कहीं से भी यहाँ पर कोई बहुत दिक्कत नज़र नहीं आई है। लेकिन बताइए फिलहाल आपका नज़रिया क्या बन रहा है बायोकॉन पे? बायोकॉन एक 2-3 दिन पहले के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पे क्लियरली एक 1 ईयर का ब्रेकआउट जो था, जो 405 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर निकल के बाद स्टॉक प्राइस ने अच्छा खासा एक रैली भी देखने मिला था, ऑलमोस्ट 425 तक चांस। लेकिन जिस तरीके से डाउनग्रेड के चलते हैं, हमने कल और आज के 2 दिन से एक लगातार एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, वो जो सपोर्ट था जो 400 के आसपास, वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि फिर से जो स्टॉक है एक कंसोलिडेशन में आ सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और थोड़ा वीकनेस भी देखने मिल सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 380 के अराउंड। तो हो सकता है कि थोड़ा उस लेवल तक अगर और डिप देखने मिले, तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि जब तक ये 405 से 410 के ऊपर टिक नहीं पाता है प्रॉपरली, तो तब तक मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन पे कंटिन्यूएशन हो सकता है और थोड़ा वीकनेस भी देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे के लेवल्स पे अगर मिल जाता है तब जाके फ्रेश बाइंग के लिए सोच सकते हैं। 380 या नीचे के स्तर अगर कहीं मिलते हैं तब आपको खरीदारी का मौका बनेगा। फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति आपको यहां पर अपनानी होगी। तो बायोकॉन में जो दिक्कतें हैं वो भी हमने आपको बताई और इसके साथ ही शेयर पर नज़रिया भी आपको दिया। चलिए, इन सब के बीच में लगातार आपके सवालों का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता हुआ हम रखेंगे। चलिए, यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, कुछ अहम खबरों पर भी नजर आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून ऋषभ, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? हेलो मैम, मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर हैं, 709 में लिए हैं, 770 शेयर्स हैं। तो ये काफी टाइम से, मैंने 6-7 महीने हो गए हैं, काफी डाउन आ गया है रेट से। 709 पे लिए हैं। जी बिल्कुल, मई का टाइम था जब ये जो स्टॉक है वो 52 वीक हाई के आसपास था और शायद उसी लेवल पर आपने खरीदारी की है। इस साल की बात करें तो फ्लैट कारोबार, क्योंकि जहां से शुरू हुआ था वहां से 750 के आसपास के लेवल दिखा के वापस जो शेयर है वो अपने जो 52 वीक पहले के लेवल पे के आसपास आ चुका है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। तो हरीश जी, आपके पास आना चाहूँगी। बताइए, चंबल फर्टिलाइजर 709 रुपये की खरीदारी है इनकी और 770 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं। क्या रणनीति होगी इनके लिए? क्या इनके लेवल के पास वापस आएगा? क्या 52 वीक हाई अपना दोबारा छू पाएगा ये स्टॉक? अगर देखिए, बिल्कुल अगर चंबल में देखा है तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा ज्यादा ही वीकनेस दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस के अगर हिस्टोरिकली चार्ट्स देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है एक क्रूशियल सपोर्ट के पास अभी पहुंच चुका है, जहाँ पे 450-440 के अराउंड एक सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए इनको बने रहना चाहिए, कि ऑलरेडी इन्होंने नुकसान हो चुका है, जेल है। तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते अभी इस लेवल्स पे एग्जिट करने की राय नहीं रहेगी। थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे आसपास ही सपोर्ट है 440 के अराउंड। तो लगातार अगर देखा है तो प्रीवियस रैली इसी लेवल से रैली शुरू हुई थी। तो उसके चलते मैं थोड़ा वेट करने के लिए सलाह दूंगा। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत इस लेवल्स पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑलरेडी एक सेल ऑफ देखने मिल चुका है, तो हो सकता है कि एक रिलीफ रैली देखने मिल सकता है, जहाँ पे 510 से 520 लेवल्स तक एक बाउंस देखने मिल सकता है। तो उसके चलते मैं करंट लेवल्स पे बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए। तो ऑलरेडी नुकसान है, तो एवरेजिंग के लिए यहाँ पे रिकमेंड करूंगा करंट लेवल्स पे। बिल्कुल, तो एक रणनीति आपको सुझाई गई है, क्योंकि 440 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्टॉक जो है यहीं से ही एक रैली जो है दिखाता है। इसकी वजह से यहाँ पर एवरेज करने की सलाह, ताकि आपका खरीद भाव जो है वो थोड़ा कम हो सके। तो फिलहाल शो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शो को समाप्त करते हैं, लेकिन योर स्टॉक के सेकंड एडिशंस में हम आपको जल्दी मिलेंगे। बस रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ये स्टॉक्स में फिर एक बार आ चुके हैं हम आपके पास आपके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान ग्लोबल कैपिटल के गौरव शर्मा। गुड आफ्टरनून गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है और निफ्टी करीब 150 पॉइंट दूर रह गया अपने ऑल टाइम हाई से। तो पहले एक बाजार का चेक ले लेते हैं क्योंकि बाजार में अच्छी खासी रिकवरी। निफ्टी 100 अंक चढ़कर 26,160 के करीब इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी भी जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा था वहां से थोड़े से पॉजिटिव संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अच्छी खासी रिकवरी के साथ अभी फिलहाल 50 अंकों की मजबूती और 59,260 के लेवल के आसपास कारोबार करता हुआ। आपसे एक मार्केट पर राय लेना चाहेंगे क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी दूर है गौरव जी, कब तक ये अपने शिखर के करीब पहुंच पाएगा, क्या सलाह होगी आपकी इंडेक्स पर? Yes, hi, good afternoon, Raksha, good afternoon, Prashant, and to the viewers. निफ्टी इंडेक्स ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क ब्रीच किया है। पिछले 2-3 बार से रेजिस्ट कर रहा था 26,100 का आंकड़ा सरपास करने के लिए। अभी कंफर्टेबली उसके ऊपर निफ्टी सेल कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आज इस लेवल के ऊपर का क्लोजिंग आए। देयर आफ्टर आई थिंक नेक्स्ट चाल के अंदर हमें एक नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा बाजार। ओवरऑल पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है, ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है, थोड़ा लिमिटेड नजर आ रहा है, वो एक कंसर्निंग एलिमेंट जरूर बना हुआ है। मार्केट बेथ अभी फ्लैटिश टोन पे चल रही है, दैट इज वन थिंग, क्योंकि बाजार को अगर नए उच्चतम स्तर पे चलना है और वहां से आगे अग्रसर करना है, सस्टेन करना है उसके ऊपर के लेवल्स पे, तो एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन चाहिए जो कि अभी एटलीस्ट मिसिंग है। सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है। कल के दिन में IT दिख गया, बैंक एक्स दिख गया, आज थोड़ा फिर निफ्टी से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो देयर इज बाइंग नूक एंड कॉर्नर में हो रही है, बट एक कंसोलिडेटेड बाइंग अभी उस लिहाज से नहीं दिखाई दे रही है। वेयर एज अगर मैं लार्जर स्टॉक्स की बात करूं या अर्निंग्स की बात करूं तो वो मोर और लेस इन लाइन आ रहे हैं, बेटर अर्निंग्स आ रही हैं और हम अनुमान भी लगा के चल रहे हैं कि लेटर हाफ ऑफ द ईयर यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बेटर रहेगा अभी जो बीता है उससे। तो उस तरीके से हम एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रहे हैं बाजार पे। चलिए, तो पॉजिटिव नजरिया फिलहाल बाजार में गौरव की तरफ से आता हुआ। अपने पहले दर्शक को जोड़ते हैं, अनिल चोटरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अजमेर से बात कर रहा हूँ मैं। अजमेर, ख्वाजा की नगरी और बगल में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, बड़ा ही खूबसूरत शहर और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक अलग ही। इस वक्त तो और मौसम अच्छा होगा? जी हाँ, मौसम तो सही है अभी इधर। जी 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 जी, मौसम है जी। बिल्कुल, बताइए क्या मदद की जाए हम आपकी? मेरे बंधन बैंक है मेरे पास 110 शेयर है, 276 की है बात। ठीक है, तो ये काफी टाइम से लिया हुआ मैंने, एवरेज करके भी 276 ही आया है। तो इसका क्या करना है, इसको होल्ड करूँ या एवरेज करूँ, कैसे अभी इसमें? काफी मतलब लंबे समय तक बने हुए हैं, एवरेज करते करते 276 के स्तर पे आए हैं। 13,600 रुपए से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर होता हुआ। गौरव जरा बेहतर तरीके से राय दें, लंबे वक्त से बंधन बैंक में फंसे हुए हैं। प्रशांत, उन्हें एग्जिट करना चाहिए। वो फंसे इसलिए हुए हैं क्योंकि स्टॉक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, लोअर लोस फॉर्म कर रहा है। वेयर एज अगर हम अदर बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो वहां परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। चाहे PSU बैंक्स ने तो कमाल कर रखा है, उसके साथ ही साथ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी अच्छी चाल है। लुक एट एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, ऑल आर परफॉर्मिंग। इवन जो छोटे कुछ नाम है, अगर उन्होंने छोटे बैंक्स की तरफ ही जाना है तो मैं उन्हें राय दूंगा सिटी यूनियन बैंक या करूर वैश्य बैंक में अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लें, कुछ रिटर्न्स उनके बेटर हो जाएंगे। बिल्कुल, गौरव जी यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह बंधन बैंक से और सिटी यूनियन बैंक और करूर वैश्य बैंक जो है पसंद आता हुआ, तो ये आपको सलाह दी गई है स्टॉक पर। लेकिन अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ जाते हैं और धनेश्वर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? मैम, हिंद पेट्रोल लिया हुआ है मैंने, 260 क्वांटिटी। अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पे लिया है, कितने टाइम होल्ड कर सकते हैं आप इस शेयर को? जितने जल्दी प्रॉफिट बुक कर सकूं उतना। ओके, अच्छा हाँ। और एक HSC पे लिया है मैडम, और टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन पे क्या कौन सा भाव है आपका और कितनी क्वांटिटी है? 50 क्वांटिटी है, 1835 पे लिया है मैंने वो।
ओके, टाटा कम्युनिकेशन आपने 1800 के भाव से लिया है। बिल्कुल, तो आपको पहले HPCL पर राय दिला देते हैं। आपने काफ़ी अच्छा स्टॉक पकड़ा है और काफ़ी अच्छे लेवल पर भी आपने ये स्टॉक लिया है, 413 के आसपास। राइट से लिया था मैडम, ईटी नाउ स्वदेश पे देखने के बाद ही मैंने लिया था ये। बिल्कुल, तो प्रॉफिट में भी हैं आप, 16,700 का प्रॉफिट है आपको, और अभी भी लगातार अपने ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है। आज भी अच्छी खासी तेजी है। बताइए हरीश जी, गौरव जी, क्या सलाह होगी आपकी हिंद पेट्रो पर? क्या लेवल सुझाएंगे आप? लेकिन ये जल्दी निकलना चाहते हैं, इससे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। देखिए, मेरी सलाह तो ये रहेगी कि कुछ समय दे दें स्टॉक को, एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा। जब एक अच्छे शेयर का चुनाव किया है, हायर लेवल्स पे उसे परचेज किया है, अभी थोड़ा सा होल्ड कर लें, एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा। और अगर अभी निकलना ही है तो एक चाल इसके अंदर जैसे ही बनेगी 490 को सरपास करेगा, नई ट्रेजेक्टरी में आएगा, 525 का भाव उसके बाद दिख जाना चाहिए, वहां पे अपनी पोजीशन को कवर करे हिंद पेट्रो में। और जहां तक टाटा कम्युनिकेशन का सवाल है, अगेन वेरी वेल प्लेस स्टॉक, अभी उस तरीके का परफॉर्मेंस आना, अच्छा परफॉर्मेंस आना बाकी है। इसके अंदर फॉरवर्ड लुकिंग है, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ओवरऑल फंडामेंटल्स, पेडिग्री सब बहुत अच्छी है, इसे होल्ड रखना चाहिए। एटलीस्ट आप 2 से 3 क्वार्टर का अगर समय स्टॉक को दे दें तो आई थिंक आपको 15 से 20% का रिटर्न यहाँ से मिल जाना चाहिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई HPCL और टाटा कम्युनिकेशन पे। अगले हमारे दर्शक हैं राजीव, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त हैं। राजीव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। Yeah, namaskar. See, I want to know AB Capital. I bought at 221, 200 shares. ठीक है, कितना टाइम देना चाहते हैं? और ऐसा कुछ वो नहीं है, अप टू 1 year, 2 year. चलिए, लंबी अवधि का नजरिया, अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है गौरव। 220 के स्तर पे आदित्य बिरला कैपिटल इनकी खरीदारी है, 22,000 के ऊपर का इनको फायदा होता हुआ यहाँ पे। और अभी भी पेशेंस है इनमें, ये चाह रहे हैं कि और भी समय अगर देना पड़े तो उससे देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो 81% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है और इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन स्तरों पर बाइंग की है। बताइए क्या नज़रिया बन रहा है आदित्य बिरला कैपिटल पे आपका? पहली चीज प्रशांत, एनबीएफसी स्पेस में हम ओवरऑल पॉजिटिव हैं। आने वाला समय 6 महीने से साल भर का समय हमें एनबीएफसी स्पेस के लिए काफी अच्छा लगता है। सो फार जितने हमने पिछले 2-3 महीने के अंदर परफॉर्मेंस देखी है उससे और अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी फंडामेंटल फ्रंट पे, रिजल्ट्स के फ्रंट पे। देयरफॉर एक अच्छा आउटलुक कंटिन्यू रहना चाहिए। एबी कैपिटल ने, आपने सही बताया, एक स्टेलर अपमूव पोस्ट किया है पिछले 1 साल के अंदर। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो उसके अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न्स रहे हैं, लगभग 86% से ऊपर के रिटर्न्स ये शेयर इसी साल के अंदर पोस्ट कर चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई छोटा मोटा डिप आए तो उसे डिप में वो एड अप करना चाहिए। 300 या 300 के नीचे 290 से 300 की रेंज में अगर ये स्टॉक मिले तो मैं एवरेज की सलाह दूंगा और अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। एनबीएफसी स्पेस का हमारा जो पसंदीदा स्टॉक है दैट इज श्रीराम फाइनेंस। अगर आपके पास और फर्दर गुंजाइश हो तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एबी कैपिटल पर ये सलाह दी जा रही है गौरव जी की तरफ से। लेकिन अगली लाइव कॉलर रानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा सवाल है आपका? नमस्ते, मेरे पास IRB इंफ्रा 1000 शेयर्स हैं 68 के रेट पे। अभी फिलहाल तो बहुत लॉस में चल रहा है। मुझे मेरा एक तो 1 to 2 months का नजरिया है, क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल, 1 से 2 महीने का नजरिया। काफ़ी ऊपरी स्तर पर आपने खरीदारी की है और आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में भी हैं। बताइए IRB इंफ्रा पर आपकी क्या रणनीति होगी गौरव जी इनके लिए? 1 से 2 महीने का नज़रिया है इनका और नुकसान में ज़्यादा है। क्या जो इनके लेवल्स है 68 के, वहां तक स्टॉक वापस आ पाएगा? देखिए, जो टाइम फ्रेम बता रही हैं मैम, उस टाइम फ्रेम में तो नहीं आ पाएगा ये स्टॉक। स्ट्रगल कर रहा है शेयर, नतीजे भी डिसमल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं कंपनी ने। पिछले 2-3 क्वार्टर से जो परफॉर्मेंस चल रही थी उससे बुरी परफॉर्मेंस आई है। आई थिंक अभी इस स्टॉक को समय लगेगा, बेहतर है अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई IRB इंफ्रा पे एग्जिट करने की आपको यहाँ पर सलाह।
बढ़ते हैं आगे और दिग्गज ऑटो कंपनी M&M ने प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें सभी सेगमेंट में आगे का क्या ग्रोथ गाइडेंस है, कंपनी ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। सृष्टि इसके हाइलाइट्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताएं इस प्रेजेंटेशन की खास बातें। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा इन्वेस्टर डे जो है आज उनका है और तमाम लिस्टेड कंपनीज, तमाम अनलिस्टेड जेम्स की जो है उन्होंने एक टारगेट सेट किया है और फिर उसके साथ साथ वजह भी बताई है कि क्यों ये कंपनीज जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। आइए शुरुआत करते हैं इनके ऑटो और साथ ही साथ ट्रैक्टर डिवीजन से, जहां पर हमने ऑलरेडी एक अच्छा प्रदर्शन देखा है, बट अब कंपनी जो है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट SUV ब्रांड बनने का एस्पायर कर रही है। लगभग 8x ग्रोथ उनके SUVs और LCVs में FY27 तक वो चाह रही है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स 3x ग्रोथ की वो जो है पूरी एस्पिरेशन है FY20 FY27 के बीच में। वहीं बात करें टेकएम की, तो जी हाँ, उनका कहना है कि टर्न अराउंड जो है वो लगातार हो रहा है, टर्न अराउंड शुरू हो चुका है और अब अगर देखें तो यहाँ पर पेयर्स के मुकाबले यानी अन्य कंपनीज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कंपनी करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ क्लब महिंद्रा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने जो क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स हैं उसको तो एक्सपैंड कर ही रही है, बट जो उनकी स्पेशल और नई ऑफरिंग्स हैं ब्रांडेड सेगमेंट में उसको एक्सपैंड करने का, 2000 कीज लाने का कंपनी का टारगेट है FY30 तक। और लाइव स्पेसेस की बात करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको मार्केट में और अब आप देखिए 10,000 करोड़ का जो है पूरा सेल्स FY30 तक कंपनी एस्पायर कर रही है। और एरोस्पेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल कई सारी नई डील्स अनाउंसमेंट हुई है। वहाँ पर कंपनी कह रही है कि हम अपने जो ओवरऑल रेवेन्यूज है उसको 12x करते हुए नजर आएंगे FY30 तक। तो ये तमाम सब्सिडरीज के लिए उन्होंने बड़े टारगेट सेट किए हैं और साथ ही साथ उसके पीछे की भी वजह साफ की है। कंपनी का कहना है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी FY30 तक वो 15 से 40% तक की रहेगी, जो कि पिछले 5 साल में देखे तो 25% पे थी। तो ये थी महिंद्रा का इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन और तमाम कंपनीज के लिए बड़े टारगेट्स। चलिए, तो ये है तमाम बातें इस पूरे प्रेजेंटेशन की और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, बताइए, तमाम प्रेजेंटेशन की बड़ी बातें भी आपने देखी और किस तरह का उनका आगे का ग्रोथ गाइडेंस है वो भी देखा आपने। M&M की अगर हम बात करें, दिग्गज ऑटो प्लेयर है और केवल M&M की बात ना करें, पूरे ऑटो स्पेस में हम पिछले काफ़ी वक्त से कम जब से चीज़ें ईज आउट हुई हैं ग्लोबली, बहुत बेहतर नज़र आया। हमें क्या नज़रिया बन रहा है? Yeah, Prashant, we are pretty much happy to see this presentation from Mahindra because अभी recently हमने दिवाली से just पहले अपना एक रिपोर्ट रिलीज किया था with a buy rating on M&M, इसके अंदर हमने 4130 का टारगेट दिया था। तो here is a general disclaimer also कि हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। मेरी इस स्टॉक के अंदर कोई पर्सनल निवेश नहीं है। Therefore, हम इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं विद प्राइस टारगेट ऑफ 4130। ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। एंड हम काफी बुलिश हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के ऊपर। जिस प्रकार से MHRI है, जो महिंद्रा रिजॉर्ट्स की कंपनी है, हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स, उसके जिस तरीके के अभी आउटलुक आए हैं, 12,000 न्यू क्यूज यानी 12,000 नए रूम्स एड अप करेंगे, जिसके अंदर कई सारा उसके चेंज ओवर होगा आने वाले 5 सालों में। साथ ही साथ में महिंद्रा लाइफ स्पेस जो इनकी डेवलपमेंट रियल एस्टेट आर्म है, उसके अंदर भी जिस तरीके से आगे का निवेश और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, आई थिंक दे आर डूइंग इट ऑल राइट। और ओवरऑल अगर हम महिंद्रा पैक या महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड पे नजर आ रहे हैं और सभी सही एरियाज में सही एक्टिविटीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो M&M पर ये व्यू है गौरव जी का। लेकिन एक बार बाजार की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक पर एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है और अचानक नीचे से देखें तो 220 अंकों से ज़्यादा का उछाल निफ्टी बैंक में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अब 134 अंकों की बढ़त के साथ 59,350 के लेवल के आसपास काफ़ी अच्छी रिकवरी। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 116 अंकों की तेज़ी और 26,170 के नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन। तो ओवरऑल एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर बाजार हमें दिखाई दे रहा है। तो अब आगे नए कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? मेरे पास ना ऑल इंडिया के 4,000 शेयर है 550 के। ओके, ऑल इंडिया। एक क्विस कॉर्पोरेशन के हैं 245 के हिसाब से 8,000 शेयर। क्विस कॉर्पोरेशन
ओके, उनको बता देंगे जरा मैडम। बिल्कुल। तो क्वेस्ट कॉर्प के आपके पास शेयर्स हैं और दूसरा ऑयल इंडिया के आपके पास शेयर्स हैं। हाँ, एक एनबीसीसी के भी हैं, उसको भी बता देंगे मैडम। बिल्कुल। एनबीसीसी पर आज एक खबर भी थी, इनको ऑर्डर मिला है एक करीब 3,000 करोड़ का, तो आज अच्छा खासा एक्शन एनबीसीसी में हमें देखने को मिल रहा है। क्वेस्ट कॉर्प की बात करें तो यहाँ पर 214 रुपए के आसपास 4% की गिरावट के साथ आज ये शेयर कामकाज कर रहा है। तो गौरव जी, क्या सलाह होगी? 3 स्टॉक है इनके पास, ऑयल इंडिया, क्वेस्ट कॉर्प और एनबीसीसी, तीनों ही स्टॉक पर अपनी राय दीजिए। देखिए, पहले क्वेस्ट कॉर्प की चर्चा कर लेते हैं। टॉप लाइन शेयर की काइंड ऑफ डिक्लाइनिंग फेज पे चल रही है। पिछले लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहा है, जिसका असर अब एक स्टॉक प्राइस पे भी आ रहा है। कंसिडरिंग जिस तरीके के रिजल्ट्स ये कंपनी पोस्ट कर रही है, आई थिंक इट इज बेटर कि यहाँ से एग्जिट लिया जाए और बेटर जो परफॉर्मिंग कंपनीज और सेक्टर्स हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। आते हैं अब दूसरे इनके 2 स्टॉक्स पे, दैट इज एनबीसीसी। होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, यहाँ से एक अच्छी चाल 130 से 140 के लेवल्स मुझे आने वाले कुछ समय में नजर आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। एक छोटा सा 108 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। एंड व्हाट वाज द थर्ड स्टॉक? क्या गौरव जी, ऑयल इंडिया का स्टॉक था इनके पास। ऑयल इंडिया, यस, ऑयल इंडिया भी बहुत अच्छा है। शेयर बिल्कुल अपने बॉटम पे पहुंच गया है। दीज आर द सपोर्ट लेवल्स। यहाँ से अगर आप इसको 4-6 महीने थोड़ा होल्ड कर लें इसमें, तो पूरी गुंजाइश है स्टॉक को 550 का आंकड़ा पार करने की। स्टॉप लॉस रहेगा 390 रुपए का। बिल्कुल। तो ऑयल इंडिया और एनबीसीसी पर गौरव जी का पॉजिटिव नजरिया, लेकिन क्वेस्ट कॉर्प में आपको एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त एक अहम खबर भी आ रही है हमारे पास। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पहला नेशनल कोल एक्सचेंज जल्द ही आ सकता है। कोयला मंत्रालय ने अंतिम नियमों को समीक्षा के लिए कानून मंत्रालय को भेज दिया है। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, कोल सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस महीने के आखिर तक फर्स्ट नेशनल कोल एक्सचेंज के लिए जो रूल्स है उसको नोटिफाई कर देगी। दरअसल प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय ने लॉ मिनिस्ट्री को लीगल वेटिंग के लिए फाइनल रूल्स भेजे हैं और जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है वो इशू कर दिए जाएंगे और रूल्स भी नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड कोल है उसको भी इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो जो नेशनल कोल एक्सचेंज है उसके जरिए उसकी ट्रेडिंग हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है और जो लीगल वेटिंग है ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 2026 के आखिर तक जो फर्स्ट नेशनल कोल एक्सचेंज है वो कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की नियुक्ति होगी ताकि देश भर में जो कोल एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करे और इसको कोल सेक्टर में एक बड़े रिफॉर्म के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कोल ट्रेड की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक तरीके से पारदर्शिता आएगी, एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलेगा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे कोल की खरीद बिक्री की जा सकेगी। साथ ही साथ सरकार को इस बात की भी उम्मीद है कि कोल एक्सचेंज के बाद बेटर प्राइस डिस्कवरी मिलेगी और इससे ओवरऑल जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, उसमें भी कमी लाने में मदद मिलेगी। और खासकर वैसे समय में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब देश में सरप्लस कोल की स्थिति है। जो ओवरऑल कोल प्रोडक्शन है वो 2030 तक 1.5 बिलियन टन को क्रॉस कर जाएगा। ऐसी दिशा में कोल एक्सचेंज जो है उसको एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक जो रूल्स हैं उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और ज़रा कोल और एनर्जी सेक्टर को कहीं ना कहीं अपने रडार पे फटाफट से लाते हैं। और गौरव बताइए, ओवरऑल पावर, एनर्जी और जो ख़ासतौर पे पीएसयू स्टॉक्स हैं, जाहिर सी बात है वो प्रभावित होंगे इस अहम खबर से और अपने आप में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बताइए कुछ स्टॉक जो आप अपने रडार पे इस खबर के आधार पे रख रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जब भी हम कोयले की बात करते हैं तो वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया शेयर सरकारी कंपनी है और
एक लंबे समय से अंडर परफॉर्म करता आ रहा है ये स्टॉक। बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट है। अगर पूरे एक साल की मैं बात करूं तो एक साल के अंदर 1% यानी कि फ्लैट मूवमेंट है कोई, और रेंज भी बहुत ही छोटी है। साल भर की रेंज 417 ऑन द हायर साइड एंड 350 ऑन द डाउन साइड। दैट इज एक्चुअली नो मूवमेंट व्हाटसोएवर। कोल इंडिया के अंदर 400 का आंकड़ा पार होगा और उसके बाद एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। एज ऑफ नाउ मेरी अवॉइड लिस्ट में है ये स्टॉक। मैं वेट एंड वॉच करूंगा इसका 400 के ब्रेकआउट की, देन ओनली कोई पोजीशन लूंगा। उसके अलावा अन्य हम बहुत ज्यादा क्लोजली इसी वजह से कोयला रिलेटेड स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर रहे थे। विस्तृत नज़रिया आपको कहीं ना कहीं इस खबर उसके इम्पैक्ट पर नज़र आता हुआ, फिलहाल उस हिसाब से वेट एंड वॉच की रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गौरव इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन औपचारिकता है जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर ज़रूर दें। जी जरूर, थैंक यू। एंड जो भी स्टॉक्स हमने शेयर किए हैं हमारे क्लाइंट्स की उनमें पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है उनमें से किसी भी डिस्कस शेयर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ यो स्टॉक में मुझे और रक्षा को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक्शन जारी रहेगा ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देखिए स्टॉक्स फटाफट और उसके बाद आपको कॉर्पोरेट की तमाम अहम खबरें मिलेंगी, बाजार की क्लोजिंग भी होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।